हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्लास बीए फिफ्थ सेमेस्टर का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। आइए हम लोग प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। ये सारे प्रश्न अमेरिका के संविधान से संबंधित हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अमेरिकी संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है। कौन सी विशेषता अमेरिका की नहीं है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन है वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यही है वहाँ की। संविधान की सर्वोच्चता है। एकात्मक शासन नहीं है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। एकात्मक शासन का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शक्ति किसी एक संस्था में या एक केंद्र में स्थित हो। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां 50 राज्य हैं और संघात्मक शासन व्यवस्था, भारत की जैसे एक संघीय देश है, ठीक उसी तरह से क्या है, अमेरिका भी है। क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम 4 देशों के संविधानों को पढ़ते हैं, तो चारों देशों के संविधानों में 2 महत्वपूर्ण बातें हमको सभी देशों के बारे में जानना चाहिए। एक तो शासन के स्वरूप कैसा है, दूसरा उसका शासन का रूप कैसा, मतलब संघात्मक है कि एकात्मक है, संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में भारत है, आपका ब्रिटेन है, ठीक है, भारत और ब्रिटेन है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में आपका अमेरिका है। और अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था वाला जो राज्य वह स्विट्जरलैंड है। और एकात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य जो हैं वह आपके चीन है और ब्रिटेन है। तो इन चारों राज्यों में कम से कम एकात्मक, संघात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, ये बातें हम लोग को महत्वपूर्ण, ये प्रश्न में बनेंगे ही बनेंगे, तो इसको ध्यान में हम लोग को रखना है। तो यहाँ जो है एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो क्या है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ जो है संघात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका एक संघीय व्यवस्था वाली देश है और भारत भी जो है अमेरिका का ही नकल किया है संघीय व्यवस्था को लेकर। अगला प्रश्न जो है, अमेरिका पर न्यायपालिका, अमेरिकी संविधान का प्रमुख आधार स्तंभ है। प्रमुख आधार स्तंभ कौन सा है? विधि का शासन नहीं, प्रमुख नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। संवैधानिक परंपराएं नहीं है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत अमेरिकी संविधान की सबसे विशिष्ट गुण है। यह दुनिया के सारे देशों से के संविधानों से जो यह शक्ति पृथक्करण का गुण है अमेरिका को अलग करता है। यह शक्ति पृथक्करण है क्या? शक्ति पृथक्करण का मतलब यह होता है कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्यक्षेत्र में और अपने कार्यकाल के लिए बिल्कुल अलग अलग होते हैं। न तो कार्यपालिका का विधायिका पर और न ही विधायिका का कार्यपालिका पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण और जिम्मेदारियां होती है। इनके बीच में जो शक्तियां बिल्कुल विभाजित होती हैं, इसे ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया और इस सिद्धांत का पूरी तरीके से पालन जो है अमेरिका के संविधान में हुआ है। वही इसके संविधान को क्या करता है? विशिष्टता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर न्यायपालिका किसके माध्यम से नियंत्रण करता है? राष्ट्रपति पर न्यायपालिका किसके माध्यम से नियंत्रण करता है? तो पॉकेट वीटो के द्वारा, संधियों की पुष्टिकरण के द्वारा, सीनेट की शिष्टाचार द्वारा नहीं, ये तीनों नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति पर जो न्यायपालिका है वह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के कारण क्या करता है? नियंत्रण करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की कॉन्सेप्ट क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति मिला होता है कि यदि वो कार्यपालिका, चाहे राष्ट्रपति हो या विधायिका या संसद, कोई कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो उसकी संवैधानिकता का जांच या उसकी सही और गलत की जांच जो है जब न्यायपालिका करती है तो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन की अवस्था कहते हैं। यही न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वह सर्वोच्च न्यायालय को इतना शक्ति दे देता है कि संसद पे, विधायिका पे और कार्यपालिका पे एक प्रकार को नियंत्रण स्थापित करने लगता है। उस पे अपनी शक्ति का नियंत्रण स्थापित करने लगता है। इसका मतलब यही है, ठीक है। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला दार्शनिक कौन था? तो अमेरिकी संविधान को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला देश है जो दार्शनिक था वह मॉन्टेस्क्यू है।
अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो अमेरिकी के संविधान को विशिष्टता प्रदान करता है, दुनिया के सारे देशों के संविधान से उसको अलग थलग बनाता है। यह जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है इसी मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। इसीलिए कहा गया कि अमेरिका के संविधान को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो विचारक है, जो दार्शनिक है, वह मॉन्टेस्क्यू और मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। ठीक, अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस का अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में किस प्रकार की वीटो का प्रयोग करता है? अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है वह विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून को रिजेक्ट कर सकता है या उसे रोक कर रख सकता है। तो अंतिम 10 दिनों, जब कांग्रेस का अधिवेशन चलता है और अंतिम 10 दिन बाकी होते हैं, उस अवस्था में वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। इस पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेने के बाद जो है वह कानून अपने अंतिम रूप में नहीं आ पाती है, फिर वो विधायिका में बनी की बनी रह जाती है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों के अंदर जिस वीटो का प्रयोग करता है उस वीटो का नाम है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब वीटो ऐसा होता है जो संसद द्वारा पारित की गई कानून को समाप्त कर देना या रोक देना होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से जुड़ी हुई स्थिति है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से जुड़ी हुई स्थिति क्या है? संघात्मक शासन, संसदीय सर्वोच्चता, नियंत्रण एवं संतुलन, सीनेट की विशेष शक्तियां। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है नियंत्रण एवं संतुलन से जुड़ी हुई है। जहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्यपालिका को विधायिका से अलग करता है, वहीं कहीं ना कहीं कार्यपालिका को विधायिका पर नियंत्रण भी स्थापित करने का मौका देता है। जैसे कार्यपालिका कांग्रेस की अधिवेशन चलती है तो लास्ट के 10 दिनों में वह क्या करते हैं, वीटो पावर का भी इस्तेमाल करता है। और ये दोनों लोग जो है अपने कार्यकाल के लिए बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति 4 साल के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए रहता है, उसके कार्यकाल को कभी हटाया नहीं जा सकता है। ठीक इसी तरीके से जो विधायिका है अपना जो कार्यकाल है वो अपने कार्यकाल को करती है, राष्ट्रपति उसके कार्यकाल में कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसको समाप्त नहीं कर सकता। इस तरीके से जो कार्यपालिका और विधायिका है उसमें नियंत्रण भी है और एक प्रकार का संतुलन भी है। यही जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की एक विशेषता भी है। अगला जो प्रश्न है, किस देश में राज्यों के पृथक संविधान हैं? किस देश में राज्यों के लिए पृथक संविधान है? तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां राज्यों के लिए पृथक संविधान है। भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत के संदर्भ में संविधान एक ही है और उस संविधान में राज्यों के लिए अलग से शक्तियां प्रदान कर दी गई है संविधान के माध्यम से ही, और उसी संविधान में संघ के लिए अलग शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान एक संक्षिप्त संविधान है, 7 अनुच्छेदों वाला संविधान है। इसलिए केवल जो है महत्वपूर्ण कार्य जो है संघ को गिना दिए गए हैं, बाकी जो कार्य हैं वह राज्यों पर छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो गणना या अवशेष के सिद्धांत के आधार पर अमेरिका की संविधान बनी हुई है। इसलिए राज्यों के संविधान तो बने हुए हैं। ठीक है, अमेरिका में संघ के संविधान के साथ साथ राज्य के भी संविधान बने हुए हैं। इसी बात को हम लोग को जानना है। रूसी भालू ही वह राक्षस है जो हमें केंद्रवाद की ओर ढकेल रहा है। यह कथन किसका है? रूसी भालू, हमें पता होना चाहिए कि विश्व के दो महाशक्तिशाली देश रूस और अमेरिका, विचारधारा के आधार पर दोनों अलग अलग हैं। जहां रूस समाजवाद की स्थापना के लिए अपनी विचारधारा का प्रसार प्रचार करता है, वहीं जो अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रचार और प्रसार करता है। जहां पूंजीवाद में आज़ादियाँ ज़्यादा है, राज्यों की आज़ादियाँ ज़्यादा है, संघ का राज्य पे नियंत्रण कम है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था में संघ का राज्यों पर नियंत्रण ज़्यादा है। लेकिन रूस के प्रभाव को देखते हुए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने भी संघ को मजबूत करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया। भले ही वहाँ के संविधान में राज्यों के लिए अलग से संविधान बने हुए हैं, इसके बावजूद भी कुछ व्यवस्थाएं और परंपराएं और न्यायिक निर्णय ऐसी बन गई हैं जिसके माध्यम
जिससे संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण ऑटोमेटिक बनते चला जा रहा है। और यह स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से क्या करता है, उसको साबित करता है। और यह स्टेटमेंट देने वाले जो विचारक हैं लियोनार्ड हैं। लियोनार्ड ने ऐसा कहा कि अमेरिका चूंकि पूंजीवादी देश है, वहाँ संघ का राज्य पे कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन रूस की स्थिति को देखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं में केंद्रवाद की तरफ, अर्थात केंद्र जो है, संघ जो है ज़्यादा मजबूत होते चला जा रहा है। ठीक है, ये बात जो है लियोनार्ड ने कहा है। निहित शक्तियों का सिद्धांत किस देश की संघीय व्यवस्था की विशेषता है? निहित शक्तियों का सिद्धांत यह है क्या? ये चूंकि अमेरिका में ही है, तो निहित शक्तियों का सिद्धांत का मतलब यह है कि संविधान द्वारा जिन कार्यपालिका और विधायिक शक्तियों के प्रयोग करने का जो शक्ति दिया गया है, उन्हीं शक्तियों के प्रयोग करने के जो निहितार्थ हैं, जो कैसे प्रयोग करना है, इसके आधार पे जॉन मार्शल, जो वहाँ के जस्टिस थे, सर्वोच्च न्यायालय का, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक जस्टिस थे जॉन मार्शल, उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो संघ को यह शक्ति देती है कि संघ जो है इन प्रावधानों को प्रयोग करेगा। अर्थात निहित शक्ति का मतलब यह है कि संघ जो है राज्यों पे, संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच में भले ही बंटवारा है, राज्य ज़्यादा आज़ाद है, इसके बावजूद भी कुछ शक्तियां ऐसी मिली हुई हैं राज्य संघ को, जो उनको क्या करते हैं, जो संघ द्वारा राज्यों पे अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। निहित शक्ति का मतलब हो सकता है कि उनकी चर्चा नहीं की गई है संविधान में, राज्य की स्वायत्तता की चर्चा की गई, इसके बावजूद भी कुछ अंतर्निहित बातें ऐसी हैं जो संघ को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करती हैं, और यह शक्तियाँ संघ द्वारा राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्य में आते हैं। तो निहित शक्तियों के सिद्धांत का निहितार्थ अर्थ यही है कि संघ की शक्तियों में वृद्धि करना। ठीक है, निहित शक्तियों का मतलब यह है कि संघ की शक्तियों की वृद्धि करना अमेरिका की व्यवस्था में। केंद्र और राज्यों के मध्य यदि विवाद होता है तो निष्पक्ष निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य जब भी विवाद होगा तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। इसका आंसर ये होगा। केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि की दृष्टि से अमेरिका में किसका नाम उल्लेखनीय है? केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि, चूंकि वहाँ तो राज्यों की स्वायत्तता ज़्यादा है, राज्यों की संविधान अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी संघ की शक्तियाँ ज़्यादा मिली हुई। इसके मुख्य कारण क्या है? न्यायमूर्ति जॉन मार्शल एक ऐसे विचारक नहीं हैं, ये वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं, जिन्होंने बताया था कि राज्य के अलग संविधान होने के बावजूद भी अमेरिका की जो संघ है उसमें कुछ अंतर्निहित शक्तियाँ हैं जो संविधानों में कोई उल्लेख तो नहीं है, और इन शक्तियों का प्रयोग करके जो संघ है वहाँ की, वह राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। तो केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि की दृष्टि से अमेरिका किसका नाम उल्लेखनीय है अमेरिका में? तो न्यायमूर्ति मार्शल ने निहित शक्तियों के सिद्धांत प्रतिपादित करके संघ की शक्ति को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ प्रारंभ में कितने राज्यों को मिलाकर बना था? संयुक्त राज्य अमेरिका जब राज्य बना तो शुरुआती दौर में 13 ही राज्य उसमें थे। वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं? वर्तमान में 50 राज्य हैं, लेकिन जिस समय यह संघ बना उस समय 13 राज्यों ने फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एकत्रित होकर 13 राज्य आपस में क्या बना? एक प्रकार का संघ बनाया। तो शुरू में 13 थे, अब आज जो है 50 हो गए हैं। किस देश के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई है? अवशिष्ट शक्तियां थोड़ा सा समझ लीजिए, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? अवशिष्ट शक्तियां उनको कहा जाता है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। ठीक है, जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय गिना दिए गए हैं, और किस पे राज्य को कानून बनाना है, किस पे संघ को कानून बनाना है, किन विषयों पे दोनों को कानून बनाना है, तो पहले से इतना है।
लेकिन समय काल परिस्थितियों के अनुसार कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जिसके संदर्भ में कानून बनाने की जरूरत है और उसकी चर्चा कहाँ है, उसकी चर्चा किसी भी सूची में नहीं की गई। तो इसको अवशेष की शक्तियां कहते हैं। तो ऐसे विषयों पे केंद्र की सरकार ही कानून बनाएगी। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में उल्टा है, जिनका उल्लेख संघ को कर दिया गया है, संघ सरकार की शक्तियों का उल्लेख तो कर दिया गया, अवशेष शक्तियां जो जरूरत पड़ेंगी उन अवशेष शक्तियों की पर जो कानून बनाने की शक्ति है वह है वहां के राज्यों को प्रदान किया गया है। तो अमेरिका के संविधान में अवशेष की जो शक्तियां हैं वह संघ सरकार को नहीं दी गई हैं, बल्कि किसको दी गई हैं, बल्कि वह दी गई हैं राज्य सरकार को दी गई है। और भारत के संदर्भ में जस्ट उल्टा है, अवशेष की शक्तियां भारत में केंद्र सरकार को दी गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अवशेष की शक्तियां हैं वह राज्यों को दी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष है। बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में उसका कार्यकाल नहीं है, सॉरी, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का। ठीक है, बस इतना ही हम लोग को याद करके रखना है। कट कर दीजिए।